आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के बारे में, यानी अनुगमन वेग की सहायता से किस प्रकार ओम के नियम को सत्यापित किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर बात करें अनुगमन वेग क्या है, तो इसको हमने पहले ही फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है और अभी आज अनुगमन वेग के हेल्प से ही हमको क्या करना है, ओम्स के नियम को वेरीफाई करना, प्रूव करना है। तो क्या करना है, अपने पास एक चालक होना चाहिए, जो आप जान सकते हैं चालक कैसा होगा। एक धातु का, कोई मेटल का एक वायर है जिसको हम इस तरीके के आकार से बना रहे हैं, थोड़े बड़े आकार में, ताकि इसमें हम दिखा सकें इलेक्ट्रॉन्स को। और वो कौन से इलेक्ट्रॉन हुए करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, आप ये जानते होंगे बिल्कुल। और इनको हम क्या करते हैं, किसी एक बैटरी अथवा सेल से कनेक्ट कर देते हैं। अभी हमने इसको क्या कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर इसकी लेंथ को हमने डिनोट कर रखा है, कितनी लेंथ, स्मॉल एल, और यहाँ पे कितनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है हमको, V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करनी है। अगर इस चालक का नाम हम A और B, यहाँ क्या है, चालक है AB, जिसकी लेंथ कितनी, स्मॉल एल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम कहें यहाँ क्या हो, कैपिटल A हो। A यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इस चालक की लेंथ को हम, या इस चालक को PQ नाम दे देते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी आप ये समझ रहे होंगे, अगर ये बेलनाकार तार है, इस तार का ये वाला हिस्सा क्या होगा, एरिया होगा यहाँ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसी ए को हम डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से हम दर्शा रहे हैं, माइनस माइनस, इस तरीके से ये माइनस, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इसी धातु के चालक में क्या होगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा भी होगा, जहाँ पर परमाणु होता है और परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब भागते हैं तभी तो ये उसमें, अभी जब तक इसको नहीं कनेक्ट किया गया, अगर हम बात करें अब तक की व्यवस्था की, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा को पा करके क्या करते हैं, इसी सतह पर अनियमित गति करते हैं। लेकिन जो ही क्या कर देते हैं हम लोग, किसी बैटरी अथवा सेल से कनेक्ट करते हैं, ये तुरंत एक निश्चित दिशा में, यहाँ पे जो ही पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया जाएगा, तुरंत एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, ये E वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस की तरफ काम करने लगता है। और यहाँ पे करंट एक उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग I जानते हैं। I करंट यहाँ से एंट्री किया, फिर यहाँ से निकलते हुए I वापस आ जाता है, ये भी हमको पता। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, किसी एक ही दिशा में, निश्चित दिशा में क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल, ये जो गति करने का डायरेक्शन है सबका निश्चित है। ये लोग पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना चाहते हैं, बिल्कुल जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। इसमें ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ न भागे, यानी सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एकदम ग्रुप में बना करके एक साथ P की तरफ भागना शुरू करते हैं, पॉइंट इधर, यही आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी एक ही दिशा में भागने लगते हैं। जिस निश्चित एक दिशीय वेग से वो लोग भागना शुरू करते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वही वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग, VD कहलाता है। इस सिंबल को हम बहुत पहले से जान रहे हैं, तो यहाँ जान चुके हैं। अब हम बात कर ले, यहाँ पर क्या है, माना एक चालक जिसकी लंबाई स्मॉल है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल है, इसमें उपस्थित एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में मतलब यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम में पर मीटर क्यूब में कितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो कौन वाला, फ्री इलेक्ट्रॉन। चालक के सिरों पर विभवांतर V जब आरोपित किया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना प्राप्त होता है, VD प्राप्त हो जाता है। देख लेंगे, यहाँ पे हम VD लिखे हुए हैं। ये काम तो हो गया इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से संबंधित, सारी चीजों को हमने डिनोट भी कर दिया। करंट I फ्लो होता नहीं लिखा, बट आप ये जानते होंगे कि करंट I यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब हम बैटरी अथवा सेल को जो ही कनेक्ट किए हैं, कितने लंबे चालक तार के लिए, स्मॉल एल मीटर लंबे चालक तार की अप्लाई हम किए हैं, कितना V पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है, कैपिटल E। उस केस में चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें, तो E = V/L होता है। ये वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता का जब संबंध पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तब के लिए फॉर्मूला बताया जाता है। तो उसी फार्मूले को यहाँ यूज कर लिया गया, E = V/L, यानी वोल्ट प्रति मीटर भी क्या होता है, E का यूनिट होता है। तो यहाँ से E = V/L को हम लिख लेंगे, और यही अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दूसरा काम, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं VD वेग से, तो इन पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा। उस फोर्स का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी वैद्युत बल होता है। वो वैद्युत बल कितना हो, कैपिटल F हो, तो F = कैपिटल E ×
क्यू तो होता है, लेकिन यहाँ पे क्यू क्या है, इन इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर। तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई हो जाएगा। और एक चीज हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, यहाँ बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो क्या करेंगे, इस एफ और इस एफ को एक दूसरे से कंपेयर करके एम एज इक्वल टू ई लिखा जा सकता है। और एज इक्वल टू जब लिखेंगे तो एम जाएगा क्या करेगा, यहाँ पर डिवाइड कर जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अगर इतनी बात क्लियर होती है तब आगे चीज़ों को समझने के लिए फिर से हमको इलेक्ट्रॉन मॉडल की तरफ चलना पड़ता है। हम ये सभी जानते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो आपस में भी टकराने का चांस रहता है। दूसरा चीज़, यहाँ पे उपस्थित जो परमाणु हैं उन परमाणुओं से भी ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, टकराने लगते हैं। तो टकराने की वजह से क्रमागत दो टक्करों के बीच की जो औसत समय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम टाउ कहते हैं। तो ये टाउ भी यहाँ पे क्या है, हमको मेंशन करना है। तो देखिए, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की श्रांति काल क्या हो, टाउ हो, और चालक में उपस्थित यन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक तापीय वेग, यहाँ पे हमने पहले सपोज कर लिया कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, और इन्हीं के जो जब तक ये बैटरी अथवा सेल को कनेक्ट नहीं किया गया था तब का तापीय वेग था, वो तापीय वेग u के फॉर्म में सपोज किया गया। वो इनिशियल वेग था, यानी प्रारंभिक वेग था। जब बैटरी और सेल को कनेक्ट नहीं किया गया था तब से वो उस वेग से गतिमान था इलेक्ट्रॉन, जो कि अनियमित गति कर रहे थे। सब कितने कितने वेग से, पहला इलेक्ट्रॉन u1 से, दूसरा u2 से, तीसरा u3 से, ऐसे ही कुल कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन है तो un मीटर पर सेकेंड से वो लोग गतिमान है। और जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया तब अगर श्रांति काल टाउ हो तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, वेग उनका परिवर्तित होगा। क्यों परिवर्तित होगा, क्योंकि उनके ऊपर बल काम कर रहा है, और बल कर काम किया तो वहाँ त्वरण काम करेगा। और जहाँ कहीं भी त्वरण काम करता है तो समझ लीजिए वहाँ पर वेग में परिवर्तन तो हो जाएगा। अब वेग पहले u1 u2 u3 एंड सो ऑन un था, अब वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है, v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn हो जाता है। अब हम गति के प्रथम समीकरण से बात करेंगे। अगर गति के प्रथम समीकरण को अप्लाई करें तो यहाँ v1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं un प्लस a इंटू टाउ। ए यहाँ क्या है, त्वरण है, और टाइम यहाँ पे क्या है, टाउ है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से ये आपका फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हुआ करता है। t यहाँ क्या है, टाउ है, a तो एक्सेलेरेशन है ही, लेकिन u1 है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बात किया, ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात की जाए तो u2 प्लस ए टाउ हो जाएगी। ये तो बदलेगा है नहीं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों का जो श्रांति काल क्या है, औसत वाला टाउ ही है, वो बदलने वाला नहीं है, और त्वरण भी नहीं बदलने वाला है। ऐसे ही अगर हम Vn को कैलकुलेट करें तो un प्लस ए इंटू टाउ, कुल n इलेक्ट्रॉनों के लिए हमने क्या कर लिया, वेग को कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करेंगे किस चीज़ का, अनुगमन वेग का। अनुगमन वेग क्या होता है, एक औसत वेग ही हुआ करता है। तो औसत वेग आप अगर डायरेक्ट Vd इक्वल टू लिखना चाहें अनुगमन वेग बराबर, तो लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन, कितनी बार, vn टाइम्स, और इनकी संख्या कुल कितनी है, n है। तो हमने क्या कर लिया, वेगों का तो औसत मान निकाला, और उन सभी वेगों का जो अगर देखा जाए वैल्यू कितना, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ है। तो इसको आप यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा, u1 प्लस ए टाउ, ऐसे v2 के प्लस पे u2 प्लस ए टाउ हो जाएगा। अब सब कुछ लिख पाना थोड़ा मुश्किल है, और यहाँ लिखेंगे un प्लस ए टाउ। चलिए इस तरीके से हमने लिख दिया और अपान में n बना दिया। अब क्या करेंगे, u वाला टर्म जो है उनको एक साथ लिखेंगे, तापीय वेग को, जितने भी तापीय वेग हैं, प्रारंभिक वेग हैं, उनको एक साथ लिखेंगे, u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन प्लस un, और यहाँ से n को भी अलग अलग कर देते हैं। एक बार इस साइड n बना देते हैं, एक बार ए टाउ जितनी बार हैं उन सबको एक साथ अलग कर दीजिए, प्लस ए टाउ एंड सो ऑन प्लस ए टाउ। ये भी कितनी बार हैं, n टाइम्स हैं। कुल कितनी बार थे ये लोग, n टाइम्स हैं, n बार थे, तो ये भी कितनी बार n बार होगा, और ये भी कितनी बार होगा, n बार होगा। तो इतनी की वैल्यू हम जानते हैं। तापीय वेग जो होता है, या तापीय वेग का जो औसत मान होता है, वो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। जब बात किया गया था रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन का, तब वहाँ पे ये डिस्कस किया गया था कि इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग का औसत मान होता है
वो शून्य होता है। तो अगर शून्य है तो ठीक है, इसकी जगह पे हम शून्य लिख देंगे। चलिए 0 लिख देते हैं इसके प्लेस पे, और प्लस ये कितनी बार है, n बार होता है, तो n इंटू ए टाउ लिख दिया जाएगा, अपान में n हो जाएगा, n से n फिर कैंसिल हो जाएगा, आएगा ओवरऑल a इंटू टाउ आपका वी डी इज इक्वल टू, और यही आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ तक कैलकुलेशन आपको समझ में आता है तो बिल्कुल इसके बाद आसान सा काम है। वी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ हो चुका। समीकरण 2 और 3 को आप देखें तो ए की वैल्यू को वहाँ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, कैपिटल ई स्मॉल ई इंटू टाउ अपान क्या यम, ये हो गया आपका वी डी की वैल्यू। कहाँ से, समीकरण 2 से ये हमने किया ऐसा काम। तो ये हो जाता है वी डी की वैल्यू। और एक काम करते हैं, समीकरण 1 को देखें, इज इक्वल टू वी अपान यल भी हुआ करता है, तो चलिए उसको भी यूज कर लेते हैं। तो वी डी इक्वल टू लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वी बाई यल, तो वी इंटू ई इंटू टाउ अपान एम एल लिख दिया जाए। ये कैसे हो गया भाई, समीकरण नंबर 1 से ये हो जाता है आपका वी डी की वैल्यू। अब क्या करते हैं, याद कीजिए अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए तुरंत। वो कौन सा फार्मूला है, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी होता है। तो चलिए लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई वी डी ए हुआ करता है। तो उस केस में यहाँ से अगर हम लिखें वी डी इज इक्वल टू केवल, तो आई अपान लिखेंगे, देखिए एन ई अपान ए, यही एन ई इंटू ए आ जाएगा नीचे। ये आप समीकरण नंबर अगर देखें आपका 3 तक हो चुका, अगर आप इसको 4th बना दें और ये क्या हो जाए 5th हो जाए, तो लिख सकते हैं समीकरण 4th और 5th से ये क्या आपका बनने वाला, देखिए LHS दोनों का सेम है। तो आई अपान लिखिएगा एन ई ए, एक साइड हो गया, दूसरा क्या है वी ई टाउ, वी ई टाउ अपान क्या चीज़, एम इंटू यल हो जाता है। ये आपका क्या है, ई है। अब यहाँ से देखें v अपान आई को एक साइड बनाना है, v यहाँ पे है, आई को इधर भेजें तो v अपान आई बनेगा। तो देखिए v अपान आई को हम एक साइड लिख देते हैं, v अपान आई को एक साइड लिख दिए। अगर आता है आई यहाँ तो यम यल जाएगा इसके जगह पर, तो लिख देते हैं यम इंटू यल, फिर अपान में क्या हो जाएगा, यम यल तो यहाँ आ गया, लेकिन ये पूरा टर्म कहाँ आता है, ई इंटू टाउ अपान में आ जाएगा। देखिए ई और ई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ से ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ एक साथ, इतना सारा डेटा आप क्या करोगे एक साथ लिख दोगे। ई यहाँ पे ई है, एक ई ये भी है, दोनों मल्टीप्लाई होकर ई स्क्वायर हो गया। वी तो वही है, आई इसके अपान में आया, एम एल यहाँ गया, ई इंटू टाउ नीचे आ गया। इस हिसाब से आपका ये पूरा वैल्यू आ जाता है। अब अगर देखा जाए ताप अगर क्या हो, नियत हो, अगर इस चालक का टेम्परेचर क्या हो, फिक्स हो, उस केस में ये जो टाउ है वो तो नहीं बदलने वाला है। टाउ तब बदलता है, वेरी करता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होती है। अब देखा जाए इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, ये भी कभी नहीं बदल सकता है। यन को देखें, यन तब बदलता है जब उस चालक का मैटर चेंज हो जाए, मतलब अगर वो आयरन है तो आयरन से कापर हो जाए, तब यन की वैल्यू चेंज होगा। ये क्या है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो भी नहीं बदल रहा है, चालक तो वही है, स्थिर है, उसके लिए भी। यम की अगर बात करें तो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, वो भी क्या है, बदलने वाला नहीं है। आपका यल भी है, लंबाई, वो भी बदलने वाला नहीं है। यानी ये सब कुछ क्या है, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस कांस्टेंट को अगर हम आर सपोज कर लें तो क्या लिख सकते हैं, यम यल अपान ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ को एक साथ लिख दीजिए, आर की वैल्यू। अब ये नियतांक की तरह व्यवहार कर रहा है, कब, जब ताप यहाँ पे नियत हो तब। तो v अपान आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या चीज, आर, और v इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो i इंटू आर लिखेंगे। यानी आपका ये जो ओम का नियम होता है v इज इक्वल टू आई आर, अब यहाँ पर सत्यापित हो जाता है किसकी मदद से, अनुगमन वेग की मदद से, अनुगमन वेग की सहायता से। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।